हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीत सिंह एकेडमी। क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो जानते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होते क्या है। सबसे पहले बात होती है सेल्फ मैनेजमेंट। होता क्या है सेल्फ मैनेजमेंट? अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें तो विच इज रेफर टू द सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ही सेल्फ कंट्रोल होता है। इट मीन्स द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। मीन्स अगर कोई कहता है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इट मीन्स व्हाट, कि आपको अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करने आता है अलग अलग सिचुएशंस में। ऐसा नहीं कि किसी एक टाइम की बात हो रही है, डिफरेंट सिचुएशंस की बात हो रही है। दिस इंक्लूड मोटिवेटिंग ऑन सेल्फ, मतलब अपने आप को आप मोटिवेट करते हैं, एंड वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। स्टूडेंट्स विद द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अगर एक स्टूडेंट्स की बात करें तो वो अपने लाइफ में, अपने स्टडी में काफी बेहतर कर सकता है। जैसे कि क्लास में टाइम पे आना, पेइंग अटेंशंस, ओविंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, वर्किंग विद डिसिप्लिन। तो ये सारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट्स के अंदर होने चाहिए। Self management skills helps a person to do better in studies or work. In order to आपको कभी भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना हो, if you want to do work better in life in general, तो you have to manage yourself in properly and you have to improve on self in a various skills like टाइम पे किसी काम को कंप्लीट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना और अपने काम की हैबिट्स, वर्क हैबिट। टू मैनेज वन से वेल अ पर्सन नीड टू डेवलप द फॉलोइंग। अगर आप अपने आप को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए? यू हैव टू पॉजिटिव थिंकिंग, मीन्स ऑलवेज थिंक कि वी कैन डू दिस एंड ऑलवेज बी हैप्पी। Be happy, think positive, and we can do this. I can do this, and be happy. Result orientations, dream big and achieve the desired or set the results. ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए अपनी पर्सनालिटी के बारे में कि आपकी क्या कमियां हैं और आपकी क्या अच्छाइयां हैं। व्हाट आर द ट्रेट्स एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर्स। चलिए सेशन 1 के अंदर बात करते हैं मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में कि व्हाट इज द मोटिवेशन एंड व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। इफ यू आर लुक एट द मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये हमें क्या फायदा देता है? तो इट्स कैन ओवरकम विद द हेल्प्स ऑफ द मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यू कैन ओवरकम योर फियर्स, यू कैन टेक अप द न्यू चैलेंजेस, यू आर रेडी टू अचीव द चैलेंजेस। ऑप्टिमिज्म इज द मेंटल एटीट्यूड। जो ऑप्टिमिज्म होते हैं, कहते हैं ना आशावादी, एक मानसिक अवस्था है। रिफ्लेक्टिंग अ बिलीव और होप, हमें क्या होता है? विश्वास होता है, हमें एक उम्मीद होती है ना? हम उम्मीद लगाते हैं। जैसे आप सभी का एग्जाम आ रहा है, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यू ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको डर भी लग रहा है, लेकिन आपने सेल्फ को मोटिवेट भी करना है। आपको कहना है कि नो, आई कैन डू बेटर, आई कैन स्टडी, आई एम स्टडिंग सो आई कैन गेट द रिजल्ट ऑल्सो। तो इस तरीके कुछ विचार अपने अंदर डालते रहना है। यू कैन लीड टू पॉजिटिव एंड डिजायरेबल आउटकम्स। जो ऑप्टिमिज्म का फायदा होता है, इट हेल्प्स टू अचीव आवर ड्रीम्स, हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस। आप कई लोग पिछले 2-3 दिनों से लगातार पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है। तो ये क्या है? एक मोटिवेशन है, एक मोटिवेशन है और एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हेलन केलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आपको ये उम्मीद नहीं होगी कि ये अगर हम इस काम को करें तो अच्छा होगा, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द मोटिवेशन? तो एक्चुअली द मोटिवेशन वर्ड इज टेकन फ्रॉम द मोटिव। मोटिव का मतलब होता है डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल इज द एसेंस ऑफ मोटिवेशन। मतलब आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। आप जब किसी काम को करते हो तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो एन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन में कम फ्रॉम, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, जो एक्सटर इंटरनली होता है, आपके अंदर से आता है, आप सेल्फ मोटिवेट करते हो। और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो एक्सटर्नल फोर्स से मिलता है, जो हम दूसरों से लेते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज फॉर विच देर इज नो अपरेंट रिवार्ड। मतलब कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट ऑन डराइव्स एंजॉयमेंट, लेकिन मजा आ रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, बट आई एम एंजॉइंग। मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो बना के डालना, एंड सेटिस्फैक्शन इन डूइंग देम, और मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, चलो आई हैव डन माय वर्क। मेरी वीडियोस के व्यूज क्या होंगे, कई बार फर्क पड़ता है इससे भी, बट मैं कई बार ये सोचता हूँ कि इट्स ओके, आई हैव डन माय जॉब,
मैंने अपना काम कर लिया। अब देखते हैं ऑडियंस को, व्यूअर्स को, बच्चों को कितना पसंद आ रहा है, टोटली डिपेंड अपॉन यू। इट ऑकर्स व्हेन पीपल्स आर इंटरनली मोटिवेटेड। तो इसके लिए इंटरनल मोटिवेशंस होता है, मतलब हम अपने आप को एनर्जी देते हैं। मैं स्कूल से आता हूँ, काम करके आता हूँ, थका हुआ होता हूँ, फिर भी बैठता हूँ, फिर भी वीडियो बनाता हूँ। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द इंट्रिंसिक मोटिवेशंस। दे थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, हमें लगता है कि मैं ये इंपॉर्टेंट है, और फील व्हाट दे आर लर्निंग इज सिग्निफिकेंट। इंसेंटिव रिलेटेड टू द मोटिव और गोल कैन सेटिस्फाई वंस नीड। तो यहाँ पे इंसेंटिव क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस में आपको क्या इंसेंटिव मिल रहा है, तो आपका सेटिस्फैक्शन, जो आपने अपने आप को आप सेटिस्फाई कर रहे हो, आपको एक संतुष्टि मिल रही होती है, दैट इज द मोटिवेशन फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? अगर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस की बात करें तो ये इंसेंटिव से आता है। जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये एक एक्सटर्नल रिवार्ड्स होता है ना? तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था। जैसे छोटे बच्चों से कोई काम कराना हो तो हम कहते हैं हम आपको टॉफी देंगे, आप इस काम को कर दो। आपको मोबाइल दे देंगे अगर आप इतनी देर पढ़ाई करोगे। जनरली आई एम ट्राइंग टू यूज दिस टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस विथ माय चाइल्ड, माय किड्स। ओके, तो लैक ऑफ मोटिवेशंस और इंसेंटिव में लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अगर आपने कोई इंसेंटिव नहीं दिया, कोई मोटिवेशन नहीं दिया, तो फ्रस्ट्रेशंस का शिकार हो सकता है। कई बार आप कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको मम्मी पापा कहते हैं ठीक है इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं आपको ये दिलाऊंगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सटिंक्शन मोटिवेशन। एम्प्लॉयज हु आर केप्ट ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए लॉन्ग टाइम में गेट फ्रस्ट्रेटेड। अब किसी को मान लो नौकरी कर रहा है, वो काफी दिनों से काम कर रहा है, लेकिन उसकी परमानेंट जॉब नहीं है, वो कभी भी उसको हटाया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जब काम होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ऐसे केस में वो ऑर्गेनाइजेशन को ड्रॉप आउट करते हैं और कहीं और ज्वाइन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड? मींस आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचे। लोग कहते हैं ना बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो दिस इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, दिस इज द मेंटल एटीट्यूड। आपकी मानसिक अवस्था है कि आपको अपने आप को खुश रखना है, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आपको लोगों को मदद करनी है, तो ये एक एटीट्यूड लेके चलना है। कई बार मतलब इसके थ्रू क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी काम को करते हो तो चांसेस ऑफ सक्सेस हमेशा बढ़ जाते हैं। इन एडिशन इट कैन हेल्प द पर्संस टू मेक बेटर डिसीजन। आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। जो पॉजिटिव बंदे होते हैं ना, और जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड वाले होते हैं अपने लाइफ में, तो वो अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशंस और चैलेंज को आसानी से हैंडल करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड के कंपैरिजन, मतलब जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं वो रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार छोड़ो ना, क्या होगा। कोई सोचता है हम 8 घंटा पढ़ लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। कोई सोचता है छोड़ना है 2 घंटा कम ही पढ़ लेंगे तो क्या होगा। तो दैट इज द status of the mind. So positive attitude help us to improve mental and physical health. वेज टू मेंटेन। अब सवाल उठता है कि आप कैसे मेंटेन करेंगे अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इट कैन टेक लिटिल टाइम एंड एफर्ट्स टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। फॉलोइंग आर द सम वेज। जैसे कुछ वेज हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपको क्या मिलता है। मतलब आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको उसको कंप्लीट करना होगा, मेक इट करना होगा। तो ये कुछ वर्ड है जिसको SPWH एंड MI। तो दिस थिंग्स यू हैव टू फॉलो। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट। किसी चीज को संभव बनाना है। तो देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले एक पॉजिटिव अफर्मेशंस लीजिए, स्माइल दीजिए, अपने आप को स्माइल दीजिए, खुद को मतलब बताइए ओ दैट्स ग्रेट, चलो आज तो मैं बहुत टाइम पे आ गया, जल्दी उठ गया, है ना? तो इस तरीके से अपने आप को फील कराइए। फीड द माइंड विद पॉजिटिविटी। अच्छे अच्छे विचार माइंड में डालिए। मोटिवेटिंग बुक्स को पढ़िए, म्यूजिक को सुनिए, अपलिफ्टिंग लिरिक्स को देखिए, इंस्पायरिंग मूवीज को देखिए। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव पर्सन डिसाइड हाउ वन मस्ट फील रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे बी गोइंग अराउंड और व्हाट द डे में ब्रिंग। मतलब कोई आपको कुछ बताए इससे पहले आप उसे एक्टिवली उस काम को फिनिश कीजिए। मतलब ऑलवेज बी रेडी टू वर्क। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स। जो पॉजिटिव थिंग्स हैं और कंस्ट्रक्टिव पॉइंट है उस पर विचार कीजिए। देखिए समस्याएं हर जगह होते हैं। वी ऑल नो द कॉइन हैज द टू फेस। अब इस टू फेसेस में एक हेड है, एक टेल है। मतलब लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। समस्याएं भी हैं, समाधान भी हैं। तो ऑलवेज थिंक अबाउट द समाधान, नॉट टू थिंक अबाउट द समस्या। प्रॉब्लम्स को मत राइज कीजिए। प्रॉब्लम्स हैं तो वी हैव टू अप्रोच इट विद द सॉल्यूशंस। हमें सॉल्यूशंस पे काम करना होगा। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। कई बार आपने किसी काम को किया, आपको नुकसान हो गया, आपको मतलब कुछ ठीक है नहीं मिला रिजल्ट, बट यू सपोज टू लर्न ना।
एट लीस्ट यू कम टू नो कि इफ यू आर फॉलोइंग दैट वेज, अगर आप उस रास्ते से चलेंगे या उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप फेल्योर कर जाएंगे। तो आपने कुछ तो सीखा। तो लर्न फ्रॉम फेल्योर्स, लर्न टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। नेगेटिविटी मोस्टली स्टीम्स आउट फ्रॉम एन एंजाइटी ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। मतलब पास्ट वाली घटनाओं से हो सकता है कि आपके अंदर में कुछ गुस्सा आए, कुछ नाराजगी आए, निराशा आ जाए, एंग्जाइटी हो जाए, और फ्यूचर इवेंट्स पे उसका इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, मूव टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, अपने सपनों की ओर बढ़ें। बी चेयरफुल, वर्क हार्ड टू अचीव द ड्रीम्स। some techniques that help you to maintain the positive outlooks in the long run। लंबे समय के लिए अपने आप को अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना है, पॉजिटिव मेंटेलिटी रखना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो जस्ट स्टार्ट डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। बाहर घूमना सीखिए, टहलना सीखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। टॉक कीजिए, वॉक कीजिए, खेलिए, पार्क में जाके लोगों के साथ घूमिए, बैठिए, फ्रेश एयर लीजिए। मतलब सो दैट इट्स मेक्स यू मोर एक्टिव। होता क्या है कि जब एक ही तरह के काम को आप बार बार करते हैं तो इट्स बिकम द बोरिंग। तो जस्ट मेक अ सम चेंज, go outside, go outside। Healthy diet, it's also very important. You must have to take the healthy and balanced diet in your life if you want to keep your body healthy and mind healthy। देखो, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ विचार हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें हेल्दी एंड बैलेंस डाइट चाहिए। हमेशा बैलेंस डाइट, दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जो विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ऐसी चीज़ों को हमें लेना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ एकेडमिक लाइफ, अपने एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज़ कीजिए, असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट कीजिए, ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइन्स रखिए। स्ट्रेस कम होता जाएगा इससे, और जैसे ही स्ट्रेस कम होगा तो आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। जब आप काम को नहीं करोगे तो स्ट्रेस आएगा ना, और जब स्ट्रेस आएगा तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको 4 तरह की बातें लोग सुनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिविटी कम होगी। एडिक्वेट स्लीप्स, एक अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 16 घंटे सो जाइए, बट जो आपकी बॉडी को रेस्ट देता है, तो एटलीस्ट 7 घंटे, एटलीस्ट 7 आवर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। हम इतने देर तो कम से कम सो ही सकते हैं, और हमें सोना भी चाहिए, सो दैट कि माइंड एंड बॉडी कैन गेट रिचार्ज टू फंक्शन बेटर देन नेक्स्ट डे। अगले दिन के लिए शरीर आपका सही तरीके से काम करे। हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हो तो यू कैन रिड्यूस दिस स्लीपिंग आवर्स। हॉलीडेज विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमेशा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हॉलीडेज बनाइए। विजिट कीजिए, रिलेटिव के घर पे जाइए, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलके आइए, नए प्लेस पे जाइए, समर वैकेशंस पे ब्रेक कीजिए, मोनोटोनस नॉर्मल रूटीन से जो है ना हटके कुछ नया काम कीजिए, सो दैट यू कैन रिफ्रेश। पॉजिटिव एटीट्यूड इज द इमेंस वैल्यू इन द स्टूडेंट लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट्स के लिए। कई सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे लाइफ में आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है, ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम रिजल्ट से क्या होता है? आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा रिजल्ट लाते हो, तो आपको लगता है कि यस, आई हैव डन इट। At times a student does not get the desired result, but it is important not to lose hope। कई बार ऐसे भी होते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप आशा को छोड़ दो, होप छोड़ दो। मतलब आप रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट टाइम के लिए वर्क हार्डर, एक लेसन लो, एंड बी पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमारा पर्पस होता है यार ये जॉब तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन अब कई बार वो नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू बिकम द नेगेटिव और फ्रस्ट्रेट हो जाइए। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स के थ्रू ही हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट? स्ट्रेस होता क्या है? देखिए, स्ट्रेस एक तरीके का स्टेट ऑफ फीलिंग है। ये आपका एक एहसास है। जैसे आपको लगता है आप अपसेट हो गए, आप अननॉयड हो गए, आप होपलेस हो गए, तो दीज़ आर द स्टेट्स। दिस इज़ द मेंटल स्टेट्स, ठीक है? फीलिंग है ये। देयर आर टाइम्स व्हेन वी फील नथिंग इज़ वर्किंग राइट। आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, मेरे लाइफ में तो ये हो गया, वो हो गया, भगवान जी ने ऐसे कर दिया, भगवान जी ने ऐसे कर दिया। नथिंग इज़ डूइंग बाय द भगवान जी। भगवान जी ने अगर कुछ भी किया है, तो यू ऑलवेज़ थिंक कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल। यार डोंट, होपलेस क्यों हो रहे हो? तो होपलेस नहीं होना है, हमेशा एक पॉजिटिव थॉट्स दिमाग को देना है ना? इफ यू मैनेज द कंट्रोल और इमोशंस, इट हेल्प्स अस टू सेल थ्रू सम ऑफ द वेज। मतलब आप अगर अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए ना, अपने आप को कंट्रोल कर पाए, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या है, टू टू मैनेज द स्ट्रेस, वी हैव टू फॉलो द सम स्टेप्स। स्टे पॉजिटिव,
एनालाइज व्हाट इज गोइंग। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे कि राइट द वेज टू मैनेज द स्ट्रेस, व्हाट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो वहां पे आपको ये चीज बताना है। स्टे पॉजिटिव, एनालाइज व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन अ सर्टेन सिचुएशंस, सिचुएशंस में क्या गलत हो रहा है उसको रिजॉल्व कीजिए, अंडरस्टूड कीजिए। मेंटेन अकम्प्लिशमेंट शीट्स एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट्स, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को याद कीजिए। वो क्या है ना, पॉजिटिव थॉट्स हैं। छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव थॉट्स हैं। ठीक है, कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचिए, पास्ट के ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाइए अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो। टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। जब कभी भी निगेटिव थॉट्स आए तो आप उसके ऊपर कुछ अपने अचीवमेंट्स को डाल दीजिए कि अच्छा ठीक है ऐसा हुआ, अरे यार मैंने ऐसा भी तो किया था, मैंने ऐसा भी तो अच्छा किया था। तो यू जस्ट थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। By managing stress effectively and maintaining a positive attitude, one can overcome any challenge and achieve heights in the career. So, managing stress effectively helps one maintain healthy work-life balance. So, this is a very important for us. चलिए नेक्स्ट सेशन पे आते हैं, सेशन 2, रिजल्ट ओरिएंटेशन। अब रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, देखिए हमें ना, जब हम इंट्रिंसिक मोटिवेशंस की बात करते हैं, सेल्फ मोटिवेशंस की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ रिवार्ड्स होना चाहिए। कई बार रिवार्ड्स क्या है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी होता है। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ना, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होने से क्या होता है कि आपके अंदर में पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं। Result orientation is a term used to describe person's ability to recognize what results are important and steps needed taken uh, to be taken to achieve them। मतलब क्या, जब आप किसी काम को कर रहे हो तो उससे हमें क्या मिलेगा और हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। इट मीन्स कि फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ एन असाइन टास्क। कोई भी टास्क मिला तो उसका फाइनल आउटकम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इफ यू नो द रिजल्ट यू वांट टू अचीव, यू कैन फोकस ऑन द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव। अगर आपको रिजल्ट का आइडिया होगा तो रिजल्ट आपके लिए एक मोटिवेशन पॉइंट है। जो रिजल्ट आपको क्या करेगा, इट्स मेक यू फोकस ऑन द एफर्ट्स टू रिक्वायर्ड टू अचीव इट। तो आपको कंसंट्रेट कराएगा कि नहीं ऐसे करो, so that you can get your result. So hence result orientation describe an individual organization that focuses on outcomes rather than process that has been used to produce or product or deliver a service। मतलब ऐसा नहीं है, रिजल्ट जो होता है ना, जैसे ठीक है हमें सर्विस तो देनी है लेकिन हमें क्वालिटी सर्विस देनी है। तो क्वालिटी सर्विस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक अच्छे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे स्टेप्स को फॉलो करेगा सो दैट क्वालिटी सर्विस मिले। और क्वालिटी सर्विस से क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कस्टमर का। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बाद क्या होगा, आपके पास पैसे भी आएंगे। एन आइडियल एम्प्लॉय नीड्स टू प्रोएक्टिव। जनरली कहा जाता है कि कोई भी एक एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा है तो उसे हमेशा प्रोएक्टिव और रिजल्ट ड्राइवन होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन या फिलअप्स आ सकते हैं कि एन आइडियल एम्प्लॉय नीड्स टू बी डैश एंड डैश। तो क्या आंसर होगा, प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट orientation। So the persons who want to be achieve the goals and targets, the person must always take necessary steps to achieve their set goals and target। How to become result oriented, कैसे बनेंगे? तो देखो सबसे पहला बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। योर गोल मस्ट बी क्लियर एंड एक्यूरेट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लिया। सबसे पहला काम यह है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान मतलब कि आपको वो तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप उस ऑब्जेक्टिव्स को, उस रिजल्ट को अचीव कर सके। डिटेल्स ऑफ स्टेप्स आपको लिखने होंगे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। कई सारे एक्शंस इसके अंदर में हो सकते हैं, छोटे बड़े एक्शंस को मिक्स करके। हो सकते हैं कि बड़े एक्शंस को फिर छोटे छोटे एक्शंस में भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ईच एक्शन स्टेप्स और चेंज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या होना चाहिए, क्या होगा अगर हमने इस एक्शंस को लिया तो क्या होगा, व्हाट चेंजेस विल ऑकर, हु विल कैरी आउट, कौन करेगा, व्हेन विल चेंज टेक्स प्लेस, कब होगा, हाउ लॉन्ग विल चेंज स्टे, कितनी देर तक रुकेगा, व्हाट रिसोर्सेज, हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, हु शुड नो एंड व्हाट शुड कम्युनिकेटेड, हमें किसको पता होना चाहिए और क्या बताना है हमें। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स, हमेशा एक सही रिसोर्स को इस्तेमाल करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए किस रिसोर्स का क्या इस्तेमाल यूज है, किस टूल्स का क्या जरूरत है, तो उस टूल्स का इस्तेमाल करना सीखिए सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। जब आप एक्शन प्लान बनाएंगे तो आपको कई तरह के रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी। आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज इंस्टेंस 70% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी बुक पढ़नी है किस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सो दैट कि आप प्रॉपर तैयारी कर सके। कम्युनिकेट विद द मेंटर्स एंड पीयर्स, जो आपके साथी दोस्त हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। रियलिस्टिक गोल्स, उन्होंने गोल्स को अचीव किया है, उनसे पूछिए हाउ यू हैव डन दिस। मेक अ कैलेंडर,
आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए, आप कैलेंडर मॉनिटर करते रहें, अपने प्रोग्रेस को रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहें। आपने अगर डिसाइड किया कि फलाने मंडे को इतना काम होगा, ट्यूसडे को इतना काम होगा, तो चेक इट ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मंडे। जब डे एंड हो रहा है, तो आपको उसको देखना होगा एंड वर्क हार्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने ड्रीम्स में भरोसा रखिए और वर्क हार्ड कीजिए। गोल सेटिंग, व्हाट इज द गोल सेटिंग? गोल सेटिंग जो होता है वो हमें मदद करता है, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, इसको समझने में हमारी मदद गोल सेटिंग करता है। हाउ टू अचीव, कैसे मिलेगा, एंड हाउ डू वी मेजर आवर सक्सेस, और हम उसे कैसे मेजर कर पाएंगे कि हम सक्सेस हुए या नहीं हुए, उसका मापने का तरीका क्या होगा, व्हाट इज द मेजरमेंट। राइटिंग अ गोल रिक्वायर्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड इट्स पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। कभी भी आप अगर गोल लिख रहे हो, और गोल लिखा हुआ होना चाहिए, आपके आंखों के सामने होना चाहिए, तो कभी भी आपने अगर गोल लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। चलो, हाउ टू डिफाइन अ गोल। अगर आपको गोल डिफाइन करना नहीं आता है, तो आप जानिए कि आपको कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट द गोल इज अबाउट। गोल है किसके बारे में? कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका गोल है, रिजल्ट्स आपका गोल है, स्पीडिंग अप द डिलीवरी प्रोसेस आपका गोल है, आपका गोल है क्या? हाउ द गोल वुड मेक अ डिफरेंस। अगर ये गोल अचीव हो जाएगा, तो इससे क्या चेंजेस आ जाएंगे आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में क्या अच्छा होगा? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर होगा, तो इनहैंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर हम इस गोल को अचीव करते हैं। रिजल्ट इंक्रीज द इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब ठीक है भाई, कस्टमर सेटिस्फाई है तो डिमांड ज्यादा आएगा, सर्विस ज्यादा मिलेगा। डिलीवरी प्रोसेस को अगर स्पीड अप कर दिया, तो हमें बेटर रॉयल्टी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम डिलीवर कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए एक वर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, स्मार्ट सेट गोल से, तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक्रोनिम ऑफ स्मार्ट क्या होता है, ये ध्यान रखना है। स्मार्ट में एस का मीनिंग स्पेसिफिक होता है, एम मेजरेबल होता है, ए एक्शन ओरिएंटेड होता है, आर रियलिस्टिक एंड टी टाइमली। तो इसको ध्यान रखना है। तो यू हैव टू फॉलो द स्मार्ट गोल सेटिंग। क्या है स्मार्ट गोल सेटिंग? तो स्मार्ट गोल सेटिंग में एस बताता है कि गोल शुड बी स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स। मतलब गोल डिफाइंड होना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन भरा गोल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये है वो है फलाना ढीकरा ऐसे करके नहीं। मतलब अगर आप गाना गा रहे हो तो पूरा गाना गाओ करके गाना गाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका गोल डिफाइन होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल गिव अस द कंक्रीट टारगेट, हमें टारगेट पता होता है। तो गोल शुड बी स्पेसिफिक पर्पस। मेजरेबल होना चाहिए कि आप गोल को मेजर कर सको, माप सको कि हाँ इतना काम हो गया, मतलब गोल का 50% अचीव्ड, गोल का 25% अचीव, गोल 100% अचीव, सो दैट यू कैन एक्सेस योर स्टेप्स। जो आपने काम किया उसको आप मेजर कर पाओ। ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड गोल्स डू नॉट जस्ट कम ट्रू ऑन देयर ऑन, अपने आप गोल सक्सेस नहीं होते। तो इफेक्टिव गोल सेटिंग शुड इंक्लूड एक्शन बेस्ड स्टेप्स होने चाहिए, उसके डिफाइन होने चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स लेंगे तो हमारा क्या क्या गोल होगा। दैट आई एम ऑलरेडी टेकिंग टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, action that I'm not currently taking but will take towards achieving this goal, action that I'm not currently taking and need helps to achieve this goal, people and places from where whom I can get help to achieve the goal। तो ये सारा चीज मेंशन होना चाहिए। रियलिस्टिक, ये बहुत जरूरी है। अब कोई कह देगा कि हमें चांद पे जाना है, ठीक है रियलिस्टिक है, चांद पे हम जा सकते हैं। अब कोई कहेगा हमें सूरज पे भी जाना है, यार थोड़ा सा सोच के बोलो, सूरज पे जाओगे तो बचोगे कैसे? तो ये चीज है। देयर आर फ्यू थिंग्स मोर डैमेजिंग इन आवर सेंस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी देन सेटिंग आवरसेल्व्स अप फॉर फेल्योर्स। मतलब ऐसा गोल ही मत बनाओ ना जहाँ पे फेल्योर होने के चांसेस है। आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी गोल को सेट करो। गोल मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिक, अटेनेबल। ऐसे गोल होने चाहिए जो अचीव हो सके, जो अचीव हो सके, अटेनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच के गोल बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है। टाइमली, गोल्स मस्ट हैव डेडलाइंस। हर एक गोल्स का एक डेडलाइन होता है, तो आपके गोल का भी डेडलाइन होना चाहिए कि 2 दिन में हमें इसकी तैयारी करनी है, 1 दिन में हमें सारी पढ़ाई कर लेनी है, और वो डेडलाइंस को मीट करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेडलाइन बार-बार चेंज होना चाहिए। अगर डेडलाइन में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट डेडलाइन में चेंजेस बार-बार नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, अब क्या-क्या हो सकते हैं? गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एग्जाम, एथलेटिक्स में रन 5 माइल्स इन अ डे, ट्रैवलर में ट्राई टू रीच द डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 आवर्स। तो ये कुछ गोल्स हो सकते हैं जो आप जिसकी मदद से आप हेल्प ले सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज द सेल्फ अवेयरनेस? क्वेश्चन आता है यहाँ से, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, व्हाट का क्वेश्चन आएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन नीड, डिजायर्स, हैबिट, ट्रेड्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स। मतलब आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपकी अपनी नीड्स क्या है, आपकी अपनी डिजायर्स क्या है, इच्छा क्या है, जरूरत क्या है, हैबिट्स आपकी आदतें क्या हैं, आपके व्यवहार कैसे हैं, आपके बिहेवियर, फीलिंग्स, ट्रेड्स क्या है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है? व्हेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स, अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है एंड वी ट्रेंड इन अ डायरेक्शन अबाउट व्हिच वी आर नॉट क्लियर, और आप किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो जो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा होता है जब हमें अपने बारे में नहीं पता तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, है ना? तो देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवरसेल्फ। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह के हैं। तो व्हेन वन बिकम्स सेल्फ अवेयर, जब आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे, है ना? द पर्सन स्टार्ट्स टू बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो आपको सारी चीजों का आइडिया होने लगेगा। जब आप सेल्फ अवेयर होगे तो आप हर चीज के बारे में जानोगे एंड लुक्स एट थिंग्स और सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, और तब आप हर एक चीजों को ऑब्जेक्टिव से देखोगे, उसके टारगेट से देखोगे, समझोगे कि इसका क्या पर्पस है। एंड सेल्फ अवेयरनेस प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हाउ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड रिलेट टू अदर्स द वर्ल्ड अराउंड अस। हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि मैं क्या हूं और हमारे आसपास में कैसे क्या चल रहा है। अब स्टेप्स टू टुवर्ड द सेल्फ अवेयरनेस, क्या क्या करना होगा आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस है प्रैक्टिसिंग द सेल्फ अवेयरनेस इज द गेनिंग और ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस। आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिसिंग करना होगा, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना, जानने की कोशिश करना होगा, अपने मूड्स को देखने की कोशिश करना होगा। वेरियस इमोशंस है पर्सन एक्सपीरियंस, अलग अलग इमोशंस होते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग होता है। कभी बीमार होते हैं, सैड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, स्केयर्ड हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, गुड हो जाते हैं। तो इन सबको आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिसिंग द सेल्फ अवेयरनेस इज मेकिंग अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग। अब आप इस चीज को एनालाइज करो कि कब आप खुश हो जा रहे हो अचानक, तो उसको हैबिट्स को देखो। थर्ड स्टेप्स है सेल्फ अवेयरनेस इज एक्सपेंडिंग वंस प्रैक्टिस टू एरियाज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द पर्सन्स फीलिंग। मतलब पर्सन्स की फीलिंग्स के बियॉन्ड हमें देखना है, ठीक है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? पर्सनालिटी एक इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। व्हाट इज द पर्सनालिटी? तो ये क्लस्टर ऑफ थॉट्स हैं, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स हैं, जिससे कि एक आदमी दूसरे आदमी से अलग महसूस होता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? तो ट्रेट्स आर द डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये एक तरीके का पैटर्न्स ऑफ थॉट्स के बारे में बता रहा होता है, रिलेटिव पैटर्न्स के थॉट्स बात होता है। हम कंपेयर करते हैं कि दूसरे से हम कैसे डिफरेंस हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर में आपको करना क्या है? इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स दैट मेक अ पर्सन डिस्टिंक्टिव। मतलब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हम अपने पैटर्न्स को चेंज करते हैं, हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं, हम अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, सो दैट हम अलग से दिखें। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑकर्स बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट। हमें अपने टेम्परामेंट का कंट्रोल करना होता है, उस पे अपने कैरेक्टर्स को देखना होता है, एनवायरनमेंट को देखना होता है। कल्चर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग द पर्सनालिटी। वंस पर्सनालिटी ऑल्सो अफेक्ट द पर्सन रिलेशनशिप विद अदर। मतलब एक की पर्सनालिटी आप इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ है, उसके पर्सनालिटी से भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। अ पॉजिटिव पर्सनालिटी कैन लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉर्डिनल रिलेशनशिप विद द अदर्स। लेकिन वहीं पे अगर नेगेटिव पर्सनालिटी होगी तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगा। मतलब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स के साथ चलते हैं, तो वो आपके अंदर भी नेगेटिविटी ठूस ठूस के डाल देंगे। बस हो गया, नेगेटिव आपने कर लिया। अब देयर आर 5 पैरामीटर्स that describe an individual personality। 5 पैरामीटर्स हैं। दिस 5 डायमेंशंस आर कॉल्ड बिग 5 फैक्टर। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि 5 डायमेंशंस को क्या कहते हैं? बिग 5 फैक्टर कहते हैं, या 5 फैक्टर मॉडल कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होगा एफएमएम। कि एफएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है? 5 फैक्टर मॉडल। तो क्या है वो 5 पैरामीटर्स? तो सबसे पहला पैरामीटर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ओपननेस। इंडिविजुअल्स विद द ओपननेस टू द एक्सपीरियंस आर जनरली, मतलब जो इंडिविजुअल्स ओपननेस माइंड्स के होते हैं उसमें क्या होता है? वो क्रिएटिव, क्यूरियस, एक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड एडवेंचरस होते हैं। वो क्रिएटिव भी होंगे, क्यूरियस भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, फ्लेक्सिबल भी होंगे, एडवेंचरस। इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, meeting new people and making friends and likes visiting new places, the person can be called open minded। ऐसे व्यक्ति को हम ओपन माइंडेड कहते हैं, क्योंकि ओपन माइंडेड व्यक्ति ही कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ एडजस्ट हो सकता है। कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस क्या होता है? इंडिविजुअल हु लिसंस टू देयर कंसाइंस कंसाइंसेस आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड। मतलब उसको अपने आप सुनता, अपनी चीजों को समझ रहा होता है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। टू डू दियर वर्क ऑन टाइम, उसको पता है कि मुझे इस काम को अपने टाइम पे करना है। टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो,
अपने बारे से में सोचने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कॉन्शसनेस कहते हैं। एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन क्या होते हैं? एक्स्ट्रोवर्ट्स आर इंडिविजुअल हू लव इंटरैक्टिंग विद पीपल, जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं, दूसरों से बात करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अराउंड एंड आर जनरली टॉकेटिव। A person who can easily make friends and make any gathering lively is confident and extrovert. उसे confident भी कहते हैं और extrovert भी कहते हैं। These are the personality: openness, consciousness, extrovert, agreeableness and न्यूरोटिज्म। ठीक है? तो एग्रीवेबलनेस क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स हैविंग सच अ ट्रेट आर जनरली काइंड, सिंपैथिक, कोऑपरेटिव, वार्म एंड कंसिडरेट पर्सनालिटी वाले लोगों को हम एग्रीएबलनेस कहते हैं। दे अकोमोडेट देमसेल्व्स इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशंस में अपने आप को अकोमोडेट कर देते हैं, है ना? पीपल हु हेल्प एंड टेक केयर ऑफ द अदर्स, इसको हम एग्रीएबल पीपल कहते हैं। उसके बाद होता है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म क्या होता है कि जहां पे इंडिविजुअल्स अपनी टेंडेंसी टुवर्ड्स एंजाइटी दिखाते हैं, शो टेंडेंसी टुवर्ड्स एंजाइटी, सेल्फ डाउट होता है, उन्हें अपने ऊपर ही कंफ्यूजन रहता है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, शाइनेस होते हैं, बहुत शर्माते हैं, बात नहीं करते हैं, अदर सिमिलर नेगेटिव फीलिंग्स होता है उनके अंदर में। तो जैसे ऐसे व्यक्ति हु हैव डिफिकल्टी इन मीटिंग अदर्स एंड वरी टू मच अबाउट थिंग्स, उसे हम साइंस ऑफ न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। ठीक है? तो ये कुछ मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है कि 5 तरह के फैक्टर्स हैं। ओपननेस, अब इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये हो सकते हैं, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द नॉट द 5 फैक्टर मॉडल्स। अब इसमें 5 तो वर्ड है, इसमें से कोई एक ऐसा दिख जाएगा जो आपको बिल्कुल वर्ड नहीं दिख रहा होगा, तो उस वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे। कॉमनली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का मतलब होता है इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द थॉट्स एंड बिहेवियर्स दैट आर अनहेल्दी एंड रिजिड। मतलब ऐसा कोई पर्सनैलिटी जो अनहेल्दी ट्रेट्स आपको दिखा रहा है, उसे हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में रखते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, मतलब आपके सोचने के तरीके पे, फीलिंग, बिहेविंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द वर्ल्डली एक्सपेक्टेशंस एंड काउजेस डिस्ट्रेस व्हिच लास्ट ओवर टाइम। मतलब आपके अंदर डिस्ट्रेस लाएगा, ये सब कुछ बीमारियां क्रिएट करता है, इसे हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब किस किस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं? तो एक क्लस्टर है, क्लस्टर ए, उसे हम सस्पिशियस कहते हैं। एक सस्पिशियस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। पीपल जब इस क्लस्टर के अंदर होते हैं, सस्पिशियस वाले क्लस्टर ए, सस्पिशियस के अंदर जब होंगे, तो वो हमेशा दूसरों पे भरोसा नहीं करते हैं, वो मिसट्रस्ट करते हैं और सस्पिशियस होते हैं। इवन व्हेन देयर इज नो नीड टू डू सो, जबकि उनको जरूरत नहीं है इस काम को करने का, फिर भी वो क्या करेंगे? सस्पेस करेंगे। अब वर्षा एक होम मेकर है, उसके एक मेड इज हैज बीन वर्किंग एट हर हाउस फॉर द 2 इयर्स, 2 साल से काम कर रही है। अब सीसीटीवी कैमरा घर में इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन वर्षा हमेशा इस चीज को सस्पेस करती है अपने मेड को लेके, और वो उसको फॉलो कर रही होती है, तो बेफालतू का सिर का दर्द ले रही है। तो मतलब इसके कारण क्या होता है? वर्षा और बेड के बीच में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होते हैं, क्लस्टर ए में ही आते हैं, सस्पिशियस पर्सनालिटी के अंदर में। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रस्ट फॉर अदर्स। आपको अगर किसी पे भरोसा नहीं है तो इसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और पार्टनर्स, किसी पे आप भरोसा नहीं करते हो, आप हर किसी पे शक करते हो, तो ये ग्रुजेस क्रिएट करेगा एक दूसरे के बीच में। उसके बाद होता है सिकोनाइज सिकोजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सिकोजॉइड पर्सनालिटी ऑर्डर में क्या होगा कि नेचुरल टेंडेंसी टू डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स वंस इनर लाइफ अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब पर्सन विद सिकोनाइज पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? वो डिटैच्ड होते हैं, अलूफ, अकेला रहना चाहते हैं, प्रोन टू इंट्रोस्पेक्शंस एंड फैंटेसी से तो दूर। द पर्सन शोज लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग पर्सनल रिलेशनशिप एंड सीम्स टू बी इमोशनली कोल्ड। ठीक है? उसके बाद होता है psychogypal पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पीपल विद दिस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर बिलीव दैट दे कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल। उनको लगता है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना? दे ऑफन मिस इंटरप्रेट बिहेवियर्स, वो बिहेवियर्स को भी मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कई बार गलत कंफ्यूजन हो जाता है, कोई हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा है हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम कुछ और सोचने लगते हैं कि अच्छा वो ऐसा ही सोच रहा होगा। द मिस इंटरप्रेट बिहेवियर्स दिस कॉज देम टू हैव इनअप्रोप्रिएट इमोशनल responses. They have consistently avoid having intimate relationship. उसके बाद आता है हमारा क्लस्टर बी, जो इमोशनल एंड इम्पल्सिव होते हैं। इमोशनल एंड इम्पल्सिव क्लस्टर्स के अंदर में क्या होता है कि इस तरह के जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग होंगे, तो अनस्टेबल मूड्स के होते हैं, उनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता, उनके बिहेवियर्स का कोई भरोसा नहीं होता है, विच लीड टू अनहेल्दी
एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं बना पाते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस होता है उनके अंदर में। जैसे सन्नी एक स्टूडेंट है हाई स्कूल के अंदर में, जब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो वो डिप्रेस हो जाता है और अपने दोस्तों से फाइट करना लगता है, तो इसको इमोशनल एंड इम्पल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ही ऑल्सो डज नॉट ट्राई टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से सीखना भी नहीं चाहता है। पेरेंट्स और टीचर्स जब उससे बात करना चाहते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है ये सारे वर्थलेस हैं और उसके ऊपर वो चिल्लाना शुरू करता है। ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जैसे आता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पीपल विथ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, वो डिसरिगार्ड करता है सोशल रूल्स को, ऑब्लिगेशंस को, वो मतलब बड़ों का सम्मान नहीं करता है, समाज में लोगों को मतलब ठीक से बिहेव नहीं करता है, इरिटेटिंग नेचर्स का होता है, एग्रेसिव होता है, इम्पल्सिवली एक्ट करता है, लैक ऑफ गिल्ट होता है, फेल टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, उससे मतलब कुछ सीखता नहीं अपने तजुर्बा से। दे मे लाई, झूठ बोल सकता है, स्टिल कर सकता है, अब्यूज कर सकता है, मे ऑल्सो गेट एडिक्टेड टू द अल्कोहल और ड्रग्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, पीपल विद बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एसेंशियली लैक ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है, सेल्फ सेंस की कमी होती है उनके में अपने लिए। एक्सपीरियंसेस फीलिंग की, उनके 10 एक्सपीरियंसेस फीलिंग्स ऑफ एम्पैथीनेस एंड फियर्स ऑफ अबैंडनमेंट, उनको हमेशा डर रहता है कि मैं अकेला हो जाऊंगा, कोई मुझे छोड़ देगा। देयर इज अ पैटर्न ऑफ इमोशनल इनस्टेबिलिटी, मतलब वो इमोशनली इंस्टेबल होते हैं, वायलेंट आउटब्रेस्ट होते हैं, लोगों से तुरंत झगड़ा कर लेते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर के होते हैं। इनके अंदर में सुसाइडल थ्रेट्स होने की कोशिश होती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, जिसे हम बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पीपल कैसे होंगे, तो पीपल विद द हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली ट्राई टू गेन मोर अटेंशन बाय बीइंग ओवरली ड्रामेटिक, मतलब इतना ज्यादा शोर शराबा करेंगे ना कि आपका ध्यान उनकी ओर चला ही जाएगा। अचानक चिल्ला लेंगे, ओ मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आप मजबूरी में उनके ऊपर ध्यान दोगे। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर तब आता है जब वो, कई बार मतलब देखा जाता है, बच्चे जैसे छोटे बच्चों को अगर कुछ चाहिए तो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से बिहेव करेंगे कि माँ बाप परेशान हो जाएंगे, तुरंत उनके पास जाएंगे, तो अटेंशन लेने की कोशिश होती है। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। ऐसे नॉर्मल इस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर तब आता है जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसिज्म कर रखा होगा, उनकी बातों को नहीं सुनते होंगे और वो इजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं दूसरे लोगों से। उसके बाद आता है हमारा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पीपल विद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होते हैं, वो मोर इंपॉर्टेंट, अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंपॉर्टेंट समझते हैं, उनको लगता है कि मेरे से इंपॉर्टेंट कोई और नहीं है। दे लैक एम्पैथी फॉर द अदर पीपल, दूसरे पीपल के प्रति सहानुभूति या कुछ रिस्पेक्ट नहीं होता है। एंड एक्सएग्रीगेट देयर ऑन अचीवमेंट्स, वो हमेशा अपने अचीवमेंट्स को ही काउंट करने की कोशिश करते हैं। क्लस्टर सी, क्लस्टर सी जो होते हैं उसको हम एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रखते हैं। तो कहता है कि एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं, वो वरीड होते हैं, फीलिंग्स ऑफ वरी होते हैं, एंजाइटी होता है और डर होता है उनके अंदर में, व्हिच हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट वन डेली रूटीन, उनके डेली रूटीन में बहुत सारा डिस्टरबेंस आता है। अब सीखा क्या है, एक एल्डरली वुमेन है, सी स्टे विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ रहती है, हैबिट ऑफ वॉशिंग हर हेड 20 टाइम्स, रोजाना 20 बार हाथ धोती है, लेकिन 20 बार भी हाथ धोने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, है ना, अभी साफ नहीं हुआ है, उसे फिर से साफ करना चाहिए। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात नहीं करना चाहती है, वो पार्टिसिपेट किसी भी फैमिली एक्टिविटी में नहीं करती है, तो इसे हम एनेक्सियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। नाराज नाराज रहने की आदत हो जाती है। ऐसे लोग में क्या है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। वो क्या करते हैं, पीपल विद दिस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आर सोशली इनेप्ट, मतलब इन अनअपेलिंग और इंफीरियर एंड कॉन्स्टेंटली फियर बीइंग एम्बैरेस्ड, क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड। उन्हें इस बात का हमेशा डर लगता है कि लोग उनको एम्बैरेस करेंगे, उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना, तो इस चीज का डर रहता है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। तो ऑफन एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्विटी, और उनके अंदर में ये हो जाता है कि भाई मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता है, मैं अनएक्टिवनेस हो जाता है, मुझे कोई क्यों पसंद करेगा, फलाना डिगरा, इन्फीरियरिटी के शिकार होते हैं, इन्फीरियर फीलिंग्स आती है उनके अंदर में। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी जो होता है वो एनेक्सियस में आता है। पीपल विद सच अ डिसऑर्डर, उनके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और एंड एक्स्ट्रा नीड टू बी लुक आफ्टर, उनको हमेशा लगता है कि मुझे मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दे नीड लॉट ऑफ हेल्प इन मेकिंग एवरीडे डिसीजन, अपने डिसीजन के लिए उन्हें लोगों की जरूरत होती है। वो अपने इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस में क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और वो दूसरों का ध्यान मतलब केयर ऑफ, सरेंडर टू द लाइफ डिसीजंस टू टेक द केयर ऑफ अदर्स, दूसरे का अगर किसी का और क्या ख्याल रखना है तो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं। वो एक्चुअली खुद ही डिपेंडेंट होते हैं, तो जो डिपेंडेंट आदमी होता है वो दूसरों का क्या ख्याल रख सकता है, तो डिपेंडेंट ऑफ अदर पीपल फॉर देयर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स। तो यूजुअली क्या होते हैं, वो अवॉइड बीइंग अलोन, वो अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं।
हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसी के अंदर आता है एग्जिस्ट में। तो पीपल विद सच अ डिसऑर्डर स्ट्रांगली स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब एकदम रूल वाले होते हैं, भैया आपको इसी के हिसाब से काम करना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है, रात के 10 बजे सो जाना है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ जनरल पैटर्न ऑफ एक्सेसिव कंसर्न्स विद द ऑर्डर लाइंस पे उनका ज्यादा ध्यान रखता है, परफेक्टिज्म पे ज्यादा ध्यान रखता है, अटेंशन टू डिटेल्स पे उन्हें ज्यादा ध्यान रखता है। दे फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल व्हेन अनएबल टू अचीव द परफेक्शन, जब कभी भी उन्हें कोई परफेक्शन नहीं मिलता है तो वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्टेप्स टू ओवरकम द पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए, अकेलापन मत रखें, अपने फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कीजिए। लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस लाइए। एंगेज कीजिए अपने आप को अलग अलग हॉबीज में, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, किसी भी चीज में अपने आप को एंगेज कीजिए। एंड बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा चैलेंजेस को स्टेप्स करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। चैलेंज लीजिए, प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए अपने साथ। So this is about the self management skill. In the next video we are going to discuss about the unit 4. उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।